स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन है ये 2022 का, और ये पेपर है एक प्रकार से हिंदी लिटरेचर का, अर्थात हिंदी साहित्य जिसको आप कहते हैं हिंदी में, तो उसी का पेपर है। और फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है समकालीन काव्य। आपको बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो आधुनिक अवधि काव्य पेपर का नाम रहता है, जनपदीय भाषा साहित्य, कुछ में ब्रज भाषा, कुछ में बुंदेली काव्य। इस प्रकार से उसकी स्थानीयता के हिसाब से जो है किया जाता है पेपर 1 को लेकर के। लेकिन ये यहाँ पर समकालीन काव्य है। तो जिस भी विश्वविद्यालय का अगर आपके पेपर का नाम समकालीन काव्य है, चाहे बीए सेकंड ईयर में है चाहे थर्ड ईयर में है, तो आप में भी ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को एक बार देख जरूर लीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर टाइम आपको 3 आवर्स का दिएगा। और आपको बता दूं, जो यहाँ पर जो कविताएं पूछी जाती हैं, वो कविताएं जरूरी नहीं कि आप में भी वही कविताएं पूछी जाएं, क्योंकि वो अलग अलग कवियों की अलग अलग कविताएं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है रखी जाती हैं सिलेबस के अंतर्गत। देखिए टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। हिंदी साहित्य बे तृतीय वर्ष का पेपर है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। देखिए जो है सभी आपसे करा कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड आ से आपके आती लघु उत्तर टाइप के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इसको लेकर के क्या बातें बताई गई हैं। कह रहा कि इस खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। आपसे कह रहा कि 2 नंबर मिलेगा अगर एक प्रश्न आप 50 शब्दों में सही तरीके से करेंगे। 10 प्रश्न करने हैं, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 20 नंबर प्राप्त होंगे। अब देखते हैं कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी का, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इसका पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर होना चाहिए। ये मैं एक प्रकार से अपने अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, बाकी ये मुझे शायद उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं, बट ये मान करके चलो 100% की उसी का पेपर है, क्योंकि पैटर्न उसी की टाइप का होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी इसी टाइप का पैटर्न होता है। लेकिन वहाँ का आधुनिक अवधि काव्य उसके उसके पेपर का नाम है। तो जल्द ही आधुनिक अवधि काव्य वाला मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, तो आप लोग परेशान ना हो उसके लिए। पहला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख 5 कवियों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रयोगवादी काव्यधारा है उसके 5 कवियों के नाम पूछ रहा है। आपको पता ही होगा कि भारतेंदु युग, उसके बाद आधुनिक युग में आप प्रवेश करेंगे तो भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, छायावाद के बाद आप देखेंगे तो प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद में आप देखेंगे तो प्रयोगवाद। 1943 से अर्थात 1943 से प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है, और उसी में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आज्ञे जी उसका संपादन करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध से लेकर के अन्य कवि जो है उसमें शामिल होते हैं, गिरिजा कुमार माथुर इत्यादि कवि हैं। अब उसको देखिएगा, एकदम से एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है, अब बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और 4 जो है तार सप्तकों का प्रकाशन कुल मिलाकर के होता है। तो आप देखेंगे कि जो है 51 में दूसरा, ठीक। तो ये इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय दीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। गजानन माधव, इनका जो है उपनाम है मुक्तिबोध, तो इन्हीं के नाम पर फेमस है। नागार्जुन जी के 4 रचनाओं का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जी की जब हम बात करते हैं तो नागार्जुन जी की बात करें तो इनको अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में उपनामों को लेकर के कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि इनके उपनाम बताइए। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। अब देखिए मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, ये सब क्या है, प्रयोगवादी कवि कहीं ना कहीं पे ही रहे हैं। तो देखिए इन सभी से आपसे प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखिए 5वां प्रश्न कि दुष्यंत कुमार के काव्यों के मूल वैशिष्ट्य, यानी कि जो उनके मूल की विशेषता है उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो उसी मूल के वैशिष्ट्य को आपको क्या करना था, निर्धारित करना था 50 शब्दों में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि साहित्यिक सौंदर्य के आधार पर जो भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं ना, उनके काव्य का आपको क्या करना है, मूल्य अंक का अंकन करना, अर्थात उनका जो काव्य है उसके बारे में आपको बताना है कि उनके काव्य कितना हद तक सही है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि उसको मूल्यवानता प्रदान करती हैं। तो वो तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था केदारनाथ सिंह जी को लेकर के। केदारनाथ सिंह जी भी प्रयोगवादी धारा के रहे हैं, शमशेर बहादुर इसके अलावा, तो ये सब। तो केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय संक्षेप में दीजिए, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रयोगवाद के बाद में आप देखेंगे तो नई कविता, सठोत्तरी, ये तमाम सारी कविताएं थी, तो उनमें अंतर पूछे मतलब कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी सीरीज में मिलेगा। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह की
4 रचनाओं के नाम। तो आपको पता है कि लगभग आपको कम से कम 4 रचनाओं की, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में कभी शामिल हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है तो उसमें अवधि काव्य के हों, या फिर इसी प्रकार से जो भी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय हो या कानपुर विश्वविद्यालय, या इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी हो, या फिर इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, या फिर कोई भी विश्वविद्यालय हो दुनिया का, तो आप उसमें देखिए जो भी कभी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हो, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं मोस्ट कौन सी हैं, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से एग्जाम्स में अगर अति लघुत्तरीय आता है ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के संदर्भ में आज्ञे के कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि प्रयोगवाद के बारे में आज्ञे का एक कथन है, बड़ा ही फेमस है, और उसी कथन को आपसे आप पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर खंडबा, और खंडबा में देखेंगे तो व्याख्या भी पूछी जाती है और लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब देखिएगा यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है, अर्थात व्याख्या को भी 200 शब्दों में लिखना है। उसी व्याख्या में आपको संदर्भ भी लिखना है पहले, उसके बाद में प्रसंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी पर्टिकुलर संदर्भ की जो दी गई है आपके पंक्तियाँ, और उसके बाद में आपको उस भाव साम्य को भी स्पष्ट कर देना कि इसी प्रकार से अन्य कवियों ने किस प्रकार से इसी भाव के साथ रचनाएं और लिखी हैं। अर्थात उसमें विशेष में कुछ बातें, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से, और कौन सी कविता इसकी भाव साम्य में अच्छे तरीके से प्रकटीकरण करती है, उसको भी मेंशन कर दे, ज़्यादा बेटर रहता है, आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं परीक्षा में। देखिए 5 नंबर का एक प्रश्न है ये, सॉरी 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने पड़ेंगे, 50 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे बड़े सिक्योर। और सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है आपका, खास करके लघुत्तरीय टाइप का। देखिए निम्नलिखित पद्यांश की 7 संदर्भ आपको व्याख्या करने हैं को लेकर के पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है, पंक्तियां देखेंगे, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि वह तुम्हें प्यारा है गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है संवेदन तुम्हारा है। ये पंक्तियां बड़ी फेमस हैं, और ख़ास करके देखेंगे तो तुकांत हैं, सॉरी तुकांत मुक्त है। इसमें देखेंगे तो छंद के बंधन से मुक्त होकर के रचनाएं लिखी जा रही थी। देखिए अगली पंक्तियां हैं इसी उसी प्रकार से, क्या है कि सांप, अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब किसी दिन टाइम मिलेगा तो इन सभी के बारे में बताया जाएगा, हालांकि ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, मतलब नहीं हो सकती, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कविताएं, अलग अलग जो है कवियों की संकलित होती है, तो इसके लिए आप बस केवल जो प्रश्न पूछेंगे उन पर फोकस करेंगे, लेकिन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी लगती है आपको भी। देखिए, सांप तुम सब भी हो तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, क्वेश्चन कर रहा है कवि, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। ये देखिए कवि एक प्रकार से किस तरीके से कह रहा है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तुम सभ्य नहीं हुए हो, तुम्हें नगर में बसना नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा, क्या डसना सीख लिया आपने, विष जो है आपके कहाँ पर, मतलब कहाँ से आ गया, गलत चीज़ें तो आपने सीख ली लेकिन अच्छाई नहीं आई तुम्हारे अंदर। ये कहीं ना कहीं व्यंग है, एक तीक्ष्ण व्यंग कवि का। अगला प्रश्न, अगली पंक्ति आपके समक्ष है, निम्नलिखित पद्यांश की 7 संदर्भ आपको व्याख्या करनी है, यानी कि संदर्भ के सहित। पंक्तियां कह रही हैं कि मैं उनका ही होता, मैंने रूप भाव पाए हैं, वे मेरे ही लिए बंधे हैं, सॉरी वो मेरे ही हिये बंधे, हिये माने होता है हृदय, तो वो मेरे, मतलब वे मेरे ही हिये बंधे हैं, जो मर्यादाएं लाए हैं, मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाव उनके हैं। ये देखिए पंक्तियां बड़ी प्यारी सी हैं। अगली पंक्तियां आपके समक्ष अथवा करके दी गई हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगर ऊपर वाली पंक्तियां आपको नहीं पता है, आप उसमें कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, तो उसके स्थान पर आप दूसरी पंक्तियों की व्याख्या संदर्भ के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्तियां हैं कि आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। आप देखेंगे शायद ये मोची राम कविता से पंक्तियाँ होंगी। अगली पंक्ति आपके समक्ष है कि निम्नलिखित पद्यांश की और सुदामा प्रसाद पांडे जी की जो है लेखनी का माध्यम करके इन पंक्तियों को लिखा गया है साथ। देखिए निम्न अगली पंक्तियां हैं कि निम्नलिखित पद्यांश की शास्त्रांतर व्याख्या करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि ओ रे प्रेत, डबल इन्वर्टेड कामा,
कह रहा कि ओरे प्रेत कड़क कर तोते, मतलब सॉरी, कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू भूख से, अकाल से, भूख का मतलब बुखार, काला बाजार से, सॉरी जो है बुखार, काला जार से, पेचिस, बदह मतलब कि बदहजमी, प्लेग महामारी से, कैसे मरा तू सच सच बतला। ये देखिएगा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो शोषक वर्ग है उसके प्रति जो अत्याचार जो है कर रहे हैं, मतलब जो शोषित वर्ग है अर्थात जिसका शोषण हो रहा है उनके प्रति सहानुभूति, और जो शोषण वर्ग है यानी कि जो शोषण कर रहा है उसके प्रति तीक्ष्ण व्यंग जो है कवि ने किया है। नेक्स्ट पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, जय में पढ़ने लगता हूँ, जब मैं पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाई करने जाती है, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। देखिए बड़ी पंक्ति, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। अब यहाँ से आपकी किरदार मुख्य रूप से शुरू होगा। आप इन पंक्तियों को अच्छे तरीके से कंठस्थ करें। इन प्रश्नों के उत्तर को प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और जो भी आपके पाठ्यक्रम में कवि या फिर जो संकलित हैं कवि या फिर लेखक, उनकी आप काव्यगत विशेषताएं और जो शिल्पगत विशेषताएं हैं दोनों को आप कहीं ना कहीं पे यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों तरीके से, यानी कि अलंकार, रस, छंद, भाषा शैली इत्यादि का कैसा प्रयोग है, और इसी के साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उसमें जो प्रकृति चित्रण, नारी के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति किन बातों को मेंशन किया गया है, फिर समाज में जो विदुरूपता फैली हुई है, जो वैमनस्यता फैली हुई है, उसके प्रति कवि की क्या विचारधारा रही है, इसको भी कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ना परम आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न अथवा करके दिया, देखते हैं अगला कि शिवमंगल सिंह सुमन के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषता है, कहीं ना कहीं पे एक ही बात है, आप दोनों के उत्तर को एक ही में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है हिंदी गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार, खास करके गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार का नाम अग्रणी है, तो पूछा गया कि दुष्यंत कुमार के योगदान का विवरण दीजिए जो कि उन्होंने हिंदी गजल के क्षेत्र में दिया है। अथवा अगर नहीं पता दूसरा प्रश्न, आलोक धनवा के सामाजिक सारोकारों जो है का संक्षिप्त आपको परिचय देने को लेकर के पूछा गया था। आलोक धनवा रचना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है खंड सा यानी दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है। निर्देश है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 15 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने हैं, 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बड़ा सिक्योर एरिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 7वां नंबर कि प्रयोगवादी कवियों के काव्य की मूल चेतना को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रयोगवादी। अब जो भी आपके जैसे कि समकालीन कविता पढ़ें तो आपको पता ही होगा कि एक प्रयोगवादी नई कविता उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पे समाहित हैं, तो वहाँ से उनकी जो विशेषताएं होती हैं, यानी प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, विशेषताएं प्रवृत्तियाँ एक ही बात होती, तो उनको जरूर पढ़ लेना होता है। अगली पंक्तियां देखिए, काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से मुक्ति बोध पर विस्तृत लेख लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए सुदामा प्रसाद पांडे जी को लेकर के आ गया। सुदामा प्रसाद पांडे सामाजिक सरोकार के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसको स्पष्ट करने को लेकर के आप इनके उदाहरणों को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो 10वां नंबर, तार सप्तक के कवियों का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। तार सप्तक के जो कवि हैं 7 कवि हैं, उन 7 कवियों के बारे में आपको बताना है। और तार सप्तक बोला गया है, इसका मतलब ये है कि तार अगर सप्तकों बोला था तो चारों सप्तकों के बारे में बताना था, लेकिन अगर तार सप्तक केवल बोले तो इसका मतलब है कि जो 1943 अर्थात 1943 ईस्वी में जो तार सप्तक प्रकाशन हुआ था, जिसके प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है, तो वो यहाँ पर मतलब कि इनके विशेषताओं को आपको बताना था। और ये द्वितीय तार सप्तक, तृतीय, चतुर्थ के बारे में नहीं। जब पूछा जाएगा पर्टिकुलर कि द्वितीय तार सप्तक के कवियों के बारे में बताएं तो आपको बताना है। अगर केवल तार सप्तक बोलेगा तो आप समझिए कि प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है। नेक्स्ट पे देखिएगा, और जब भी बात होती प्रयोगवादी या फिर समकालीन कविता की तो त्रिलोचन शास्त्री तो भाई बहुमुखी व्यक्ति हैं, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है, इनका नाम कोई भूल ही नहीं सकता है। अवधि में भी रचनाएं लिखी इन्होंने, तो त्रिलोचन शास्त्री बहुमुखी व्यक्तित्व के कवि हैं, बिल्कुल है, स्पष्ट करने को लेकर के पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 5 शब्दों में मूल्यांकन करना था। तो ये देखिए इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दिक्कत आती रहेगी मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आप जो मॉडल पेपर है मेरे चैनल पर 2021 के पड़े हुए हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। और 2022 का तो हमने लगभग दे ही रखा है और पेपर 1 का नहीं दिया आधुनिक अवधि काव्य का, तो आधुनिक अवधि काव्य का जल्दी दे दूँगा। तो आप उसको लेकर के परेशान ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।